डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का इस आभासी कक्षा में स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जिन्होंने इस वर्ष 2022 जनवरी 2022 में प्रवेश लिया है, प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी कहानियाँ और उपन्यास के पहले खंड साहित्य परिचय के पहली इकाई साहित्य की अवधारणा इस व्याख्यान में हम आगे बढ़ाएंगे। पिछली कक्षा में हमने इसी इकाई पर थोड़ी बातचीत की थी। इसके जो इस व्याख्यान का जो मुख्य रूप से उद्देश्य है, साहित्य शब्द का व्युत्पत्ति मूलक, व्यापक और रूढ़ अर्थ समझना। तो ये पहला उद्देश्य हमने पिछले व्याख्यान में पूरा किया था। आज हम विभिन्न दृष्टियों से दी गई साहित्य की परिभाषाएं देखेंगे और साहित्य के प्रयोजन पर थोड़ा सा विचार करेंगे। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा था साहित्य के उद्देश्य, साहित्य के व्युत्पत्ति, शब्द का व्युत्पत्ति मूलक, व्यापक और रूढ़ अर्थ के विषय में, उस पर थोड़ा सा एक लाइन में हम इसको दोहरा लें तो साहित्य जो शब्द है वो वस्तुतः संस्कृत मूल का शब्द है, जो कि सहितस्य भावम, सहित साथ होने का भाव इस अर्थ को रखता है। और किसके साथ होने का? तो शब्द और अर्थ का। ये व्युत्पत्ति मूलक उसका अर्थ हुआ। शब्द और अर्थ का स्वभाव, ये साहित्य शब्द का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है। अब इसी व्युत्पत्ति मूलक अर्थ से जुड़ा हुआ उसका व्यापक अर्थ है, जिसमें शब्द और अर्थ से कही गई, शब्दों में कही गई कोई भी बात साहित्य शब्द के अंतर्गत आ सकती है। फिर वो चाहे गीत के बोल हों, आपके जो भी आप सामान खरीदते हैं उसके साथ मिलने वाला मैनुअल हो, उसमें जो लिखा रहता है, विज्ञापन हो, या और कोई भी शास्त्र हो, या कविता कहानी इत्यादि हो, सब के सब साहित्य कहलाएगा। लेकिन साहित्य शब्द का हम जब सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं, या जो अर्थ उसका अधिक प्रचलित है, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य कहने से जो अवधारणा हमारे मन में सबसे पहले आती है, वो वस्तुतः उस भाषा में लिखे गए सृजनात्मक साहित्य के लिए होती है। यानी कहानी, कविता, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा संस्मरण इत्यादि इत्यादि जो तमाम विधाएं हैं, उन विधाओं में रची गई जो रचना है, जो लेखक की कृति होती है, ऐसी रचनाओं को साहित्य के शब्द से समझा जाता है। तो सामान्य रूप से जब हम साहित्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे मन में यही अर्थ आता है, यह उसका रूढ़ अर्थ है और वस्तुतः यही अधिक प्रचलित है। अब इसी दृष्टि से, इसी जो ये साहित्य जो हमने कहा सृजनात्मक साहित्य, उसके लिए विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, कैसे समझा है उसको, साहित्य को कैसे समझाया है, वो हम आज देखने जा रहे हैं। तो पहले हम संस्कृत साहित्य में देखें कि क्या उस परंपरा में क्या साहित्य की परिभाषा दी गई है। संस्कृत साहित्य में हम इसलिए देखेंगे क्योंकि हिंदी आपको मालूम ही है कि संस्कृत भाषा से ही निकली है, और हम हिंदी की कोई भी परंपरा लें, व्याकरण की परंपरा लें, काव्यशास्त्र की परंपरा, साहित्य शास्त्र की परंपरा लें, या कोई अन्य कोई भी परंपरा लें, तो उसमें हमको मूल में जाने के लिए जो है संस्कृत तक जाना आवश्यक होता है। तो संस्कृत साहित्य में जो सबसे पहली परिभाषा मिलती है भामह की, वो काव्यालंकार में उन्होंने दी है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, इस प्रकार कह करके। फिर जो है दंडी ने कहा कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, इच्छित अर्थ से युक्त पदावली काव्य कहलाएगी। भामा ने खाली शब्द और अर्थ का स्वभाव काव्य है, जो उसका मूल अर्थ था उसको ही केवल रखा। यहाँ पर काव्य शब्द का प्रयोग है, लेकिन काव्य शब्द उस समय साहित्य के लिए ही प्रयुक्त होता था। तो ये इसलिए काव्य शब्द से ये आप मत समझिएगा कि केवल कविता की बात हो रही है, वस्तुतः काव्य शब्द से साहित्य की ही बात होती है।
फिर उसके बाद वामन ने दिया 8वीं शताब्दी में, काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोर वर्तते। गुण और अलंकार से सुशोभित जो शब्दार्थ है वो काव्य कहलाएगा, यानी वो साहित्य कहलाएगा। देखिए ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। केवल शब्द और अर्थ का पहले स्वभाव काव्य कहा गया, फिर उसमें कहा कि जो अर्थ है वो इच्छित अर्थ होना चाहिए, मतलब जो संप्रेषित करना चाहता है कवि वैसा अर्थ होना चाहिए। फिर उसके बाद कहा कि नहीं, इसको और गुण और अलंकारों से सुशोभित होना चाहिए। फिर 12वीं शताब्दी में मम्मट आते हैं जो कहते हैं कि तददोषौ शब्दार्थो गुणावनलंकृति पुनः क्वापि, कि दोष रहित होना जरूरी है, शब्द और अर्थ का दोष रहित होना जरूरी है। उसके बाद गुण का उसमें सानिध्य जरूर होना चाहिए, गुण होने चाहिए, और उसके अनलंकृति अलंकार युक्त हो या ना हो वो चलेगा, क्योंकि उनके समय तक में इतना ज़्यादा अलंकारों पर जोर दिया जाने लगा था कि भाषा वस्तुतः अलंकारों से बोझिल हो गई थी। तो कहा कि जैसे कि सुंदर युवती होती है, वो अगर आभूषण पहने तो भी अच्छी लगती है, और कई बार अगर आभूषण न भी पहने तो भी उसका सौंदर्य, अगर वास्तविक सौंदर्य है उसके में वो सुंदर है तो वो सुंदर लगेगी। तो उसी तरह से कविता भी अलंकार युक्त हो, या कविता या साहित्य जो है अलंकार युक्त हो तो भी अच्छा है, और ना हो तो भी चलेगा। फिर कहा वाक्य रसात्मकम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में, कि रसयुक्त जो है वो वाक्य काव्य है, माने रस सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने गिना। काव्य में, साहित्य में रस का होना सबसे महत्वपूर्ण माना, और उन्होंने माना कि रस युक्त जब होगा तो बाकी सारी चीज़ें जिनकी बातें कही है, गुण की और दोष न होना, ये सब अपने आप उसमें आ जाएगा। अंतिम जो मुख्य रूप से संस्कृत परंपरा में जो अंतिम व्याख्या मिलती है, अंतिम परिभाषा मिलती है काव्य की, साहित्य की, वो 17वीं शताब्दी में पंडित राज जगन्नाथ ने दी है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। इन्होंने भी बस सुंदर अर्थों को अभिव्यक्त करने वाले शब्द काव्य यानी कि साहित्य है, ऐसा कहा। ये फिर अपने मूल की तरफ लौट गए, जैसा कहना चाहिए कि दंडी और इनकी परिभाषा में काफ़ी साम्य दिखता है। इच्छित अर्थ को व्यक्त करने वाली इन्होंने सुंदर अर्थों को, सुंदर अर्थ क्या होगा, जो इच्छित होगा, जो कवि या लेखक संप्रेषित करना चाहता है वो होगा। तो ये संस्कृत साहित्य की परिभाषा, संस्कृत साहित्य में, संस्कृत परंपरा में जो साहित्य की परिभाषा दी गई है वो हुई। अब हम थोड़ा सा पाश्चात्य परंपरा में देखें कि किस प्रकार से साहित्य की परिभाषा दी गई है। तो पाश्चात्य में हमें क्यों देखना है, तो जो आधुनिक हिंदी साहित्य बना है वो वस्तुतः काफ़ी कुछ पाश्चात्य अनुसरण पर है, या कहना चाहिए कि प्रभावित हुआ है काफ़ी हद तक। आपको मालूम है कि आधुनिक हिंदी की शुरुआत होती है भारतेंदु काल से, यानी कि लगभग अगर मोटे तौर पर माने तो 1850 में भारतेंदु का जन्म है, और बस उसी समय से, उसी के आसपास, हालांकि भारतेंदु आते हैं थोड़े बाद में, लेकिन उस समय भी राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इत्यादि सक्रिय थे 1850 के आसपास। तो कहना चाहिए कि उसी समय से आधुनिक हिंदी का आरंभ हुआ। उसके पहले तक जो साहित्य था वो ब्रज भाषा का साहित्य था, अवधी का साहित्य था। आधुनिक हिंदी भाषा जिसमें आज मैं बोल रही हूँ, इस भाषा में साहित्य नहीं लिखा जाता था, है ना। अब आप जानते हैं कि मैं जिस भाषा में बोल रही हूँ, जिस तरह से बोल रही हूँ, साहित्य में भी लगभग यही भाषा प्रयुक्त होती है। तो ये जो इस तरह की जो आधुनिक हिंदी बनी, उस आधुनिक हिंदी का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ, और उस समय तक अंग्रेज़ आ चुके थे, अंग्रेज़ अपने जड़ जमा चुके थे यहाँ पर, और उनका साहित्य, या यूँ ये भी कहना चाहिए कि उस समय जो लोग निकल रहे थे वो मुख्य रूप से अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित स्कूलों में पढ़ भी रहे थे, तो वो शिक्षा, वो सब कुछ आ गया था। तो वो पाश्चात्य प्रभाव ने साहित्य को लेकर के भी चीज़ें पश्चिम की आने लग गई थी, कविता को, कहानी को, उपन्यास को। और आपको मालूम है, आप संस्कृत साहित्य में देखें तो वहाँ विधाएं थोड़ी अलग ढंग की हैं। गद्य भी जो है अब तक नहीं उतना प्रबल था, अब जाकर के आधुनिक हिंदी के साथ गद्य आया, एक महत्वपूर्ण विधा बनी। आज हिंदी कविता से अधिक हिंदी गद्य ज़्यादा व्यापक रूप से प्रचलित है। कहना चाहिए कि गद्य में लिखी गई रचनाएं शायद ज़्यादा पढ़ी जाती होंगी, कविता में भी पढ़ी जाती हैं, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ी जाती, लेकिन फिर भी गद्य के विविध विधाएं हैं।
कविता की उतनी नहीं है, कविता में अभी उतना वैविध्य नहीं दिखाई पड़ता जितना गद्य में दिखाई, मतलब गद्य का काफ़ी प्रचलन हुआ है। और ये सब 19वीं शताब्दी के बीच में, और वो जब ये शुरू हुआ था तो उस समय पाश्चात्य प्रभाव काफ़ी आया था और काफ़ी कुछ लिया भी है, इसको हमें मानना चाहिए। तो इसलिए हमको पाश्चात्य परंपरा में भी साहित्य की क्या परिभाषा दी गई थी इसको देखना चाहिए। तो अरस्तु से हम शुरू करते हैं। ईसा पूर्व 384 ईस्वी में उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा काव्य, तो उसमें उन्होंने काव्य की बताया कि काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति की अनुकृति है ना, जो वस्तुतः है, जो प्रकृति है, जो चल रहा है, जो हम संसार देख रहे हैं, उसी को हम भाषा के माध्यम से जब व्यक्त करते हैं, बताते हैं, जो अनुकृति बनती है, तो वो जो है साहित्य कहलाती है या काव्य कहलाती है। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ, इसके बाद काफ़ी लंबा गैप है, माने और बहुत कुछ कहा गया लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण या नहीं, या हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण अभी फ़िलहाल नहीं है। हम अब देखें कि 1770, उसके बाद काफ़ी इस पर विचार ज़्यादा हुआ। तो 1770 ईस्वी में जन्म हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो कि महत्वपूर्ण पाश्चात्य आलोचक माने जाते हैं। तो उन्होंने दिया, वो स्वयं कवि भी थे और आलोचक भी थे। उन्होंने कविता की या साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा, अपने अनुभव किए गए प्रबल मनोवेगों का शांत क्षणों में सहज प्रवाह ही कविता है। यानी लेखक या कवि जो कुछ भी अनुभव करता है, उसमें जो उसकी प्रतिक्रियाएं, उसके जो भी मनोभाव बनते हैं, जो उसके मन में आलोड़न होता है, वही जब वो शांत होकर के, मतलब उस प्रक्रिया से गुजर जाता है, यानी बहुत दुखी हो लिया, बहुत प्रसन्न हो लिया, बहुत मस्ती कर ली, या किसी भी तरह का तीव्र मनोवेग जब आया, बहुत क्रोध कर लिया, कोई भी परिस्थिति बनी जिसमें कि वो उसके में तीव्र मनोवेग हुए, बहुत भावनाओं का उफान हुआ, उसके बाद जब वो समय गुजर गया, वो समय निकल गया और वो शांत होकर के उसको याद कर रहा है, पिछले जो उसका अनुभव हुआ है उसको याद कर रहा है, और उस समय जो कुछ उसके हृदय से निकलता है, उसके मन से निकलता है, वही कविता है या वही साहित्य है। देखिए, आप इन सभी परिभाषाओं को देखते चलिए, अनुभव करते चलिए कि ये सभी कहीं ना कहीं साहित्य के स्वरूप से जुड़ती ही हैं। जब कहते हैं प्रकृति की अनुकृति, तो निश्चित रूप से हम जो चारों तरफ देखते हैं उसी को अभिव्यक्त करते हैं, माने लेखक अपने चारों को देखता है और फिर वही बात है कि वो अनुभव करता है, उसके अपने मनोभाव किस प्रकार के हैं और किस प्रकार से वो उनको अभिव्यक्त करना चाहता है, उसी के ऊपर ये सारा लेखन निर्भर करता है। तो अनुभव किए हुए प्रबल मनोवेगों का जो प्रवाह कहा, तो वो भी बिल्कुल सत्य है। फिर दूसरे एक बहुत बड़े अंग्रेज़ी इंग्लैंड के कवि और आलोचक हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज। उन्होंने कहा, सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान ही कविता है। उन्होंने बहुत सिंपल रखने की कोशिश की, बहुत सहज रखने की, और बिल्कुल जो मूल बात है कि जिसमें कि वो सारा कुछ आ जाए, जो कविता या हर समय का, काल और स्थान से परे अगर साहित्य की कोई परिभाषा बन सकती है तो ऐसा उन्होंने बनाने का प्रयास किया। तो इसलिए कहा कि सर्वोत्तम शब्दों का, जो भी साहित्य में रचा जाएगा वो उत्तम शब्द, सर्वोत्तम शब्द होंगे, सबसे अच्छे शब्द, और उनको सबसे अच्छे ढंग से रखा जाएगा। माने साहित्य लिखते समय लेखक सबसे अच्छे शब्दों का चयन करता है और फिर उनको उसी तरह से सबसे अच्छे तरीके से रख करके व्यक्त करता है। निश्चित रूप से आप जो भी अच्छी कृति पढ़ने जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे, आप पाएंगे कि शब्द, सटीक शब्दों का प्रयोग किया है। आप अच्छी रचना पढ़ने के बाद आप नहीं कह सकते हैं कि इस चीज़ को ऐसे लिखा जाता तो ज़्यादा अच्छा होगा ही नहीं। अच्छी रचना जब भी आप पढ़ेंगे तो कहेंगे, वाह, इस बात को इससे अच्छे ढंग से और कहाँ कहा जा सकता है, ये उद्गार निकलता है। तो ये इसी बात को उन्होंने लेकर के सैमुअल टेलर कॉलरिज ने कहा कि सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान ही कविता है। फिर हम देखते हैं कि एक शैली नाम के बहुत प्रसिद्ध अंग्रेज़ी कवि हो गए हैं, आलोचक भी हैं।
वो कहते हैं कि कविता सबसे अच्छे और खुश दिलो दिमाग द्वारा अनुभूत सबसे अच्छे और आनंददायक क्षणों का दस्तावेज है। वो कहते हैं कि कविता या साहित्य की रचना जो है वो कभी कुछ माने ऐसी मनोदशा में नहीं हो सकती जो कि कन्फ्यूज़न, संदेहास्पद हो, मन में कुछ उथल पुथल चल रही हो, तब नहीं। जब सबसे शांत तरीके से रहता है कवि, तभी या रचना कर सकता है कवि या लेखक, जबकि वो अच्छा उसका अच्छी तरह से उसका मन व्यवस्थित हो, खुश हो, और तब वो अपने जो आनंद के क्षण हैं उनको याद करके और उसको अभिव्यक्त करता है। तो मित्रों, कभी ये लग सकता है आपको कि अभी तो कुछ और कह रहे थे, अभी कुछ और कह रहे हैं, कितनी विरोधाभासी सी चीज़ें हैं। तो विरोधाभासी सी चीज़ें नहीं हैं। जब कहा कि तीव्र अनुभवों को, जो पहले वर्ड्सवर्थ ने जिसको कहा था कि जो तीव्र अनुभूत क्षण होते हैं, तीव्र मनोभाव वाले, उनकी अभिव्यक्ति होती है। तो मित्रों उसके पीछे जो कारण होता है उसका, या ये देखिए कि जब कुछ भी हो, आप किसी भी मनोदशा में रहें, लेकिन उसको जब आप याद करते हैं तो कहीं ना कहीं एक आनंद की अनुभूति तो होती ही है। वो कितना भी बुरा समय है, आपका बुरा समय भी आप बाद में जब याद करेंगे तो उसकी जो बुराई होती है कई बार निकल जाती है। उस समय आपके मन में उतनी कड़वाहट, उतना दुख, उतना परेशानी नहीं आती जितनी कि ये होता है कि अच्छा मैंने ये भी कर लिया था उस समय, अच्छा इसको इस तरह से किया था, ओहो उस समय मैं कितना डर गया था, और आज तो नहीं उतना मैंने कोई भय की बात नहीं लगती है उसमें। मैंने आपके जितने भी तीव्र मनोवेग रहेंगे वो बाद में जब आप याद करते हैं तो आप एनालाइज उसको ज़्यादा कर सकते हैं, उसका विश्लेषण करने वाली आपकी क्षमता ज़्यादा हो जाती है, बजाय इसके कि आप उसको उसके उसी मनोनुभूति में पुनः चले जाएं। तो इसलिए उसको, और जब आप विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण करना अपने आप में एक आनंददायक है। तो जो अभी ये शैली कह रहे हैं वो वही बात कह रहे हैं कि जब आप रचना करने बैठते हैं, जब रचना होती है, तो वो उस समय आपका मन व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि अगर मन व्यवस्थित नहीं है तो आप अच्छी तरह से शब्दों का चयन कर ही नहीं पाएंगे, सटीक शब्दों का चयन कर ही नहीं पाएंगे, जिसकी बात पहले भी कर गए। तो वो हमेशा मन व्यवस्थित और खुश होना चाहिए, और उसके बाद सबसे अच्छे और आनंददायक क्षणों का मतलब यही है कि आप जो भी आपने जब सबसे तीव्र जो आपके रहे हैं वो उसको आप याद करते हैं, और उसके उस अनुभव के आधार पर आप लेखन करते हैं। फिर मैथ्यू आर्नल्ड आते हैं, और 1888 ईस्वी तक उनका समय है, 1822 से, और उन्होंने कहा कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। कहा कि अगर हम साहित्य को देखने जाएं, कविता को देखने जाएं, तो उसका जो मुख्य काम है वो जीवन को आलोचित करना है। आलोचित मतलब कि जीवन को अच्छी तरह से देखना है। और मित्रों ये बात तो सही है कि साहित्य से जो कुछ भी अभिव्यक्त होता है वो मानव जीवन या मानव जीवन से जुड़ी हुई जो प्रकृति है उसको लेकर के उसमें अभिव्यक्ति होती है। उसका जो उसकी विषय वस्तु होती है वो मनुष्य का जीवन और मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई तमाम वस्तुओं के विषय के अलावा और कुछ नहीं होता। तो इसलिए अगर एकदम संक्षिप्त रूप से कहना चाहें तो मैथ्यू आर्नल्ड की बिल्कुल सही परिभाषा है कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। फिर टी.एस. इलियट का कहना है कि कविता भावों में प्रवाहित हो जाना नहीं अपितु भावों से पलायन है। यह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति भी नहीं अपितु व्यक्तित्व से मुक्ति है। अब ये जो है ना, ये असल में पश्चिम में बहुत सारी धाराएं चलती थी, माने धाराएं माने एक के बाद एक वाद आते थे। तो ये इसकी टी.एस. इलियट की जो परिभाषा है वो उनके पहले स्वच्छंदतावाद का, जिसके कि कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ये लोग ज़्यादा इसके मुखर प्रवक्ता थे, या माने कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की जो रचनाएं थी वो स्वच्छंदतावादी रचनाएं थी। तो उसके एक तरह से उसके प्रतिक्रिया स्वरूप इलियट क्या ये परिभाषा आती है।
वो थोड़ा दूसरे ढंग से देखते हैं। वो कहते हैं कि जो स्वच्छंदतावादी कह रहे हैं कि भावों को अभिव्यक्ति है, भावों की अभिव्यक्ति है, अपने अनुभूत किए हुए को वो कविता के भावों कविता में अभिव्यक्त करता है कवि, या साहित्य में अभिव्यक्त करता है लेखक, तो ऐसा नहीं है। वो उसमें केवल भावों का प्रवाह नहीं है, या भावों में प्रवाहित हो जाना ये उचित नहीं है। वस्तुतः भावों से ऊपर उठ करके, माने वो सारे भाव अपनी जगह, लेकिन आप जब कविता लेखन करने बैठते हैं या साहित्य लेखन कर रहे हैं, तब उस समय उन भावों से पलायित माने हट जाना, दूर चले जाना या ऊपर उठ जाना। मतलब निश्चित रूप से शायद माने मैं समझती हूँ कि इनका जो उद्देश्य था कहने का, उसमें ये था कि बाद की स्वच्छंदतावादी कविताएं बहुत सारी ऐसी हुई जिसमें कि इस तरह के बातें कवि और लेखक स्वांतः सुखाए लिखने लग गए कि वो दूसरे तक संप्रेषित हो सके, वो भी उसमें गुंजाइश नहीं बची। हर एक वाद में, हर एक चीज़ में जब अतिवादिता हो जाती है तो फिर वो थोड़ा बिगड़ जाता है। जब मैं ये कॉलरिज या वर्ड्सवर्थ इस बात को कर रहे थे तो उनका वो जरूर भावनाओं के प्रवाह की बात कर रहे थे कि अपनी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं, लेखक की अपनी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं, उसका अपना व्यक्तित्व जो है वो प्रतिबिंबित होता है रचना में। तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि वो ऐसी निजी चीज़ें या इस तरह से वो निजी चीज़ें लिखें कि दूसरे तक संप्रेषित ही ना हो पाए, या दूसरे के लिए बिल्कुल अनावश्यक या कोई उसका बहुत रेलेवेंस उनके लिए ना रह जाए। तो ये ऐसा नहीं था। वो मतलब सामान्य रूप से इस बात को समझते थे कि जो भी लेखन होगा वो सबके लिए होगा और वो सबको संप्रेषित होना चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन बाद के जो स्वच्छंदतावादी कवि थे, कई बार उन्होंने इस तरह की बहुत सारी रचनाएं कर दी जिसमें कि ये माने इतना निजित्व हो गया कि वो दूसरे तक संप्रेषित होने लायक ही नहीं रह गई। तो उनके विरोध में वस्तुतः कहना चाहिए कि इलियट ने ये कहा कि नहीं, ये जो तरीका है या इस तरह से जो लिखा जा रहा है वो उचित नहीं है, बल्कि इसमें भावों से ऊपर उठ करके, उससे हट करके जो है वो रचना करनी चाहिए। और व्यक्तित्व, लेखक का व्यक्तित्व रचना में दिखाई पड़े ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि लेखक अपने व्यक्तित्व से हट कर रचना कर सके, तब वो रचना बड़ी बनती है। तो इसके पीछे वजह यही थी जो बताया मैंने कि बहुत ज़्यादा निजित्व आ गया था और कि उसको संप्रेषित होने में भी दिक्कत होने लग गई थी। तो उसके विरोध में, या उसके विरोध नहीं कहना चाहिए, मतलब उसको ठीक करने के लिए, उसको ये प्रवृत्ति साहित्य के लिए घातक है या ऐसा साहित्य उचित नहीं है, ये बताने के लिए उन्होंने इस तरह की परिभाषा दी। आप देखेंगे कि जब संस्कृत परिभाषा की हम बात कर रहे थे तो उसमें शब्द और अर्थ की बात हो रही थी, और शब्द अर्थ कैसे होने चाहिए, यानी उसके मुख्य रूप से उसके शरीर की बात हो रही थी, माने उसका कलेवर, उसका ऊपरी वो किस तरह से अभिव्यक्त हो, किस तरह की चीज़ें हों, माने शब्द और अर्थ कैसे रखे जाए, उसकी बात की थी, शरीर की ज़्यादा बात की थी। क्यों? क्योंकि उस समय जो लेखन का तरीका था जिनके लिए और जिस तरह लिखा जा रहा था, उसमें वो सारी चीज़ें निश्चित होती थी। क्या अभिव्यक्ति देनी है, उसमें कंटेंट क्या होगा, उसमें कविता का विषय क्या होगा, या काव्य का विषय, या नाटक का विषय, या जो भी रचना है उसका विषय क्या होगा, ये लगभग तय होता था। और उस विषय को बताने या अभिव्यक्त करने की जो रीतियाँ थीं या जो तरीके थे वो भी सब निश्चित थे। उसके बाहर कुछ आमतौर पे नहीं होता था। थोड़ा बहुत निश्चित रूप से कवि अपने अपने तरीके से वर्णित करते हुए अपनी चीज़ें उसमें डालता था, अपने तरीके से भी कर देता था। जैसे कि उपमा अलंकार का प्रयोग कालिदास का प्रसिद्ध है ना, और अर्थ गौरव भारवी का प्रसिद्ध है कि वो भारवी में भले ही अलंकार कम हो लेकिन उनका अर्थ गौरव बहुत था। तो इस तरह से अपनी अपनी विशेषताएं उसमें दिखाई पड़ती हैं, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी संस्कृत साहित्य का एक सेट पैटर्न था, क्योंकि वो एक खास तबके के लिए लिखा जाता था। वो सर्वव्यापक उस तरह से नहीं था जैसा कि बाद में हुआ।
साहित्य आज है सबके लिए, वैसा उस समय नहीं था। तो संस्कृत साहित्य में ज़्यादातर जो बात हुई है वो उसके ऊपरी कलेवर के ऊपर बात हुई है। जो आंतरिक कलेवर की बात हुई है वो रस के रूप में हुई है कि रस उसमें कैसे आए। अब रस भी बहुत अपने आप में खास चीज़ है, तो वो यथास्थान हम समझेंगे। पाश्चात्य परंपरा में साहित्य को अभिव्यक्ति के रूप में समझने की कोशिश हुई है, यानी उसमें क्या चीज़, साहित्य के द्वारा अभिव्यक्ति क्या होनी चाहिए, उसमें कंटेंट क्या होना चाहिए, इस दृष्टि से ये परिभाषाएं दी गई हैं और हमको इसी दृष्टि से उसको देखना चाहिए। अब इन दोनों के आधार पर साहित्य, हिंदी में साहित्य की क्या परिभाषा दी गई है, इसको उस पर हम एक नज़र डाल देते हैं। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आप जानते हैं कि हिंदी जब बन रही थी, हिंदी का साहित्य रचा जा रहा था, आरंभ में भारतेंदु के समय तक ब्रज भाषा में साहित्य रचा गया, और महावीर प्रसाद द्विवेदी पहले व्यक्ति है जो जिन्होंने मैं भारतेंदु के समय में जो पद्य रचना थी वो हो रही थी ब्रज भाषा में, गद्य रचना तो इस नई जो आधुनिक हिंदी में आरंभ हो गई थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका, बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका थी, उसका संपादकत्व संभाला, और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि हिंदी में माने गद्य साहित्य और पद्य साहित्य एक ही भाषा में होना चाहिए, पद्य साहित्य ब्रज में हो और गद्य साहित्य आधुनिक हिंदी में हो, ऐसा उचित नहीं है। और उन्होंने बड़े बड़े लेखकों को तैयार किया। मैथिली शरण गुप्त पूरी तरह से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के मार्ग निर्देशन में उन्होंने रचनाएं की और इतने बड़े राष्ट्र कवि के रूप में स्थापित हुए। और तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। सीधा उन्होंने कहा कि जितनी भी ज्ञान राशि है, ये देखिए, ये जो व्यापक परिभाषा दी गई थी साहित्य की, जो व्यापक परिभाषा दी है, उससे उसका या व्यापक जो उसका अर्थ बनता है, साहित्य शब्द का जो व्यापक अर्थ बताया, उससे ये जुड़ती हुई परिभाषा है। फिर बाबू श्याम सुंदर दास भी प्रमुख व्यक्ति हैं। उन्होंने मानव मस्तिष्क के पोषण के लिए भाव राशि के संचित भंडार को साहित्य कहते हैं। तो मानव मस्तिष्क के पोषण के लिए जो भाव राशि, अब यहाँ पर देखिए उन्होंने भाव राशि, उन्होंने ज्ञान राशि की बात की थी, उन्होंने भाव राशि की बात की। ज्ञान राशि की जब हम बात करते हैं तो उसमें शास्त्र इत्यादि सब आ जाते हैं। जब भाव राशि की बात करते हैं तो मुख्य रूप से मनुष्य का अनुभव, यानी कि भावनाओं की बात ज़्यादा होती है, और साहित्य, जो साहित्य है उसके ऊपर ज़्यादा बल पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि और ये किस लिए होना चाहिए, तो मानव मस्तिष्क के पोषण के लिए होना चाहिए, माने उसको भुलावा देने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य साहित्य पढ़ करके और उन्नत हो सके, आत्मोन्नति कर सके, इस तरह का होना चाहिए। तो इसमें, इस परिभाषा में एक तरह से उन्होंने साहित्य के उद्देश्य को भी स्पष्ट कर दिया है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, सबसे प्रामाणिक, सबसे पहले उन्होंने कहा कि साहित्य जगत के नाना भावों की अभिव्यक्ति है। बिल्कुल सहज परिभाषा है कि जितने प्रकार के, नाना माने विविध प्रकार के जो भाव चारों ओर हमारे मनुष्य जीवन में चलते रहते हैं, उन्हीं को साहित्य के द्वारा प्रकट किया जाता है। जयशंकर प्रसाद ने थोड़ा उसको आध्यात्मिक बनाया। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। अब ये संकल्प, विकल्प इत्यादि इत्यादि, ये शैव धर्म का या शैव जो दर्शन है उसका ये खास शब्द है, दार्शनिक शब्द है। तो उन्होंने इसको मैंने कहा कि जो काव्य है या साहित्य है वो आत्मा से जुड़ी हुई है, वो आध्यात्मिक चीज़ है, और उस आध्यात्मिक में ब्रह्म तक पहुँचने की एक चाहत है, एक तरह का एक वो जो संकल्पना, जो इस जगत की संकल्पना है, इस पूरे उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हुए उन्होंने कविता को या साहित्य को उस दृष्टि पर, आध्यात्मिक दृष्टि पर पहुंचाया। इसके बाद प्रेमचंद की परिभाषा आती है, जो शायद आधुनिक समय के साहित्य को सबसे अधिक बताती है। साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो,
यानी कि उन्होंने उस तरह के साहित्य को जो पूरी तरह से कल्पना पर आधारित हो सकता है, मतलब जो साइंस फिक्शन इत्यादि होते हैं वो कल्पना पर आधारित होते हैं, लेकिन वो कुछ किसी न किसी तरह की मूल सच्चाई को बताते हैं, किसी न किसी के मूल जो काल देश काल से परे जो सच्चाइयाँ मानवीय जीवन की होती हैं उसको प्रकट करते हैं। तो सच्चाई होनी चाहिए। भाषा प्रौढ़, परिमार्जित एवं सुंदर हो, माने भाषा ऐसी हो कि जिससे एक असर पड़ सके, जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो। साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं की गई हैं, पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। ये देखिए, सीधे अर्नल्ड से जुड़ रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि जीवन की आलोचना है। माने जीवन के विषय में, मानव जीवन के विषय में अगर वो बात नहीं करती है या मानव जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों के विषय में बात नहीं करती है, तो ऐसा साहित्य, ऐसी कविता का कोई विशेष अर्थ नहीं है। चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। ये मेरे ख्याल में ये सबसे सही और आधुनिक साहित्य के लिए बिल्कुल सटीक परिभाषा बनती है। फिर बाबू गुलाब राय की भी परिभाषा इसी से मिलती जुलती है, उसको देखना चाहिए। साहित्य संसार के प्रति हमारी मानसिक प्रतिक्रिया, अर्थात भावों और संकल्पों की भाषिक अभिव्यक्ति है, और वह हमारे किसी न किसी प्रकार के हित का साधन करने के कारण संरक्षणीय हो सकती है या हो जाती है। ये भी वही बात कह रहे हैं कि जो मानव जीवन के चतुर्दिक संसार है और उसके कारण जो क्रिया प्रतिक्रिया हमारी होती है, मानव जीवन की होती है, उस सब की ही भाषिक अभिव्यक्ति साहित्य है, और वो किसी न किसी तरह से आत्मोन्नति के लिए प्रेरित करेगी। हमारा हित साधन का मतलब वही हुआ कि हमारी आत्मिक उन्नति करेगी, और इसके कारण ही वो हमेशा के लिए रह जाएगी। तो ये साहित्य की परिभाषा हुई हिंदी के संदर्भ में या हिंदी विद्वानों द्वारा दी गई, और इसके पहले हमने देखा पाश्चात्य की भी परिभाषा देखी और संस्कृत की भी। तो अब इन सब को मिला करके अगर हम कहना चाहें कि साहित्य की क्या परिभाषा है, एक सामान्य भाषा में, एक सामान्य तरीके से, या हिंदी परंपरा में हम कहें कि साहित्य की क्या परिभाषा मूल रूप से कही गई है, सबका निचोड़ क्या है, तो है कि कोई रचनाकार जब अपने चारों ओर से होने वाले अनुभवों को अपने शब्दों में ढालकर पेश करता है तो वह साहित्य बन जाता है। आप देखिए, यही मूल चीज़ है जो वस्तुतः साहित्य में होती है। कोई भी रचना, जो नया रचनाकार हो वो, पुराना हो वो, सब होते क्या है कि अपने चारों ओर के से अनुभवों को लेते हैं और फिर उनको देते हैं, इसमें अपने शब्दों में देते हैं, तब वो साहित्य हो जाता है। मित्रों, आज का हम व्याख्यान यहाँ पर पूरा करते हैं। आपने साहित्य की परिभाषा अच्छी तरह से समझ ली होगी। अपने स्वाध्याय सामग्री में से इस इकाई को पढ़ना आरंभ करें। यदि आपको इकाई पढ़ते समय आपके मन में कोई प्रश्न आते हैं, कोई संदेह आते हैं, तो आप इस ईमेल आईडी पर, इस ईमेल आईडी baou.ba.hindihindi@gmail.com पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। ईमेल करते समय अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोड, और कोर्स का नाम, ये सभी कुछ आप लिखें और अपने प्रश्न लिखें, आपको अवश्य उत्तर मिलेगा। तो मित्रों, अपना अध्ययन आरंभ करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। स्वाध्यायः परमं